नमस्कार दोस्तों, राम राम स्वागत है आपका फिर से। आज जो एक टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, निपा वायरस। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा टीवी में, अखबारों में, निपा वायरस। तो आज हम निपा वायरस का पूरा डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा का पूरा खोल के देख लेते हैं निपा वायरस क्या होता है। पहले सुना होगा लेकिन आज A to Z जीरो लेवल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा सकता है। बट हम निपा वायरस के साथ साथ में कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। मैंने जो पीडीएफ डिज़ाइन की थी वो एक तरीके से ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर, मनुष्य में होने वाली बीमारियां और उसके बाद में निपा वायरस लिया था। बट मैं अभी 15-20 मिनट में आपको पहले निपा वायरस का शॉर्ट में बता देता हूँ, और साइंस का जो टॉपिक हो जाएगा बीमारियाँ, बैक्टीरिया जनित बीमारियाँ, वायरस जनित बीमारियाँ, प्रोटोजोआ जनित बीमारियाँ, उसका एक अलग से लेक्चर होगा। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें क्या इंडेक्स है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखो, निपा वायरस की हिस्ट्री देखेंगे, कैसे फैलता है ये समझेंगे, लक्षण क्या होते हैं निपा वायरस के ये देखेंगे, और बचाव क्या करना चाहिए हमें निपा वायरस के लिए ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले, ये पूरा निपा वायरस पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस का बायोलॉजी के नहीं रहे होंगे, तो आपने ये सब जो है वो इम्पोर्टेंटली नहीं सुने होंगे, तो इनको समझना जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे कि सेल क्या होता है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होता है, नेचुरल होस्ट क्या होता है, और जूनेटिक क्या होता है। शुरू करता हूं मैं सेल से शुरू करता हूं। सेल यानी कोशिका, ये बहुत बार आपने सुना होगा। अगर आपने बचपन में 10th लेवल तक जब साइंस पढ़ी होगी तब आपने सुना होगा कि मनुष्य के शरीर की आधारभूत इकाई है कोशिका। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल। तो ऐसा है, देखिए, मनुष्य का जो होता है क्यूरियोसिटी वाला सिस्टम होता है, जानने की इच्छा शक्ति वाला होता है, वो शुरू से ही चलती रहती है। अब दो चीज़ हैं, एक है सजीव और एक है निर्जीव। अब मनुष्य जब खोजता है निर्जीव वस्तु के बारे में करते हैं, तो निर्जीव वस्तु के बारे में अगर कुछ खोजता है, वो सोचता जाता है कि ये किससे बनी है, तो लास्ट में उसे पता चलता है। जैसे कि सजीव और निर्जीव का लेता हूँ, दोनों का ही, सजीव और निर्जीव। निर्जीव वस्तु कोई भी हो, वो उसमें लास्ट में परमाणु होता है, एटम होता है। अगर कोई भी वस्तु को हम खोलते जाएं, उसे तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें से उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे बोला जाता है एटम या परमाणु। अब एटम और परमाणु ये तो हो गए निर्जीव वस्तुओं के लिए। अब बात करें सजीव के लिए, हमें कुछ तो डिफरेंस है। तो मनुष्यों में एक सबसे छोटी इकाई, जैसे हमारे शरीर को हम लें, हमारा जैसे ह्यूमन बॉडी है, इस तरीके से मनुष्य है, ठीक है। इसका एक हिस्सा ले लेते हैं हम, और इस एक हिस्से को खोलते जाएं तो लास्ट में हमें सबसे छोटी इकाई मिलती है, बिल्कुल छोटी सी छोटी बेसिक यूनिट मिलती है। उसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, लेकिन लाइफ जिसके अंदर होती है वो होती है कोशिका या सेल। तो मनुष्य के अंदर ये सेल सबसे छोटी इकाई होती है, और ये सेल ही आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक मनुष्य के अंदर ट्रिलियंस की संख्या में, ट्रिलियंस यानी खरब हो गए, 10 खरब से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं डेथ होती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं डेथ होती रहती हैं। तो हमारा जो बीमार होने की प्रोसेस जो होती है वो इन्हीं कोशिकाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी अंग की कोशिकाएं अगर खत्म हो गई हैं तो वो हमारा बीमारी कहलाता है। देखो, कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं मिलके बनाती हैं ऊतक, और ऊतक मिलके बनाते हैं अंग। अगर इनमें से किसी भी अंग की कोई भी कोशिकाएं खराब हो गई तो वो आपको बीमारी कर देंगे या बीमार कर देंगे। तो सेल मैंने क्यों समझाया, क्योंकि सेल क्या होती है, बेसिक इकाई होती है जीवन की। हमारे अंदर और किसी जानवर के अंदर एक सेल होता है बेसिक यूनिट के रूप में, और उनकी संख्या होती है ट्रिलियंस में। कोशिका की जो खोज की थी, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो यह चीज़ समझ में आई होगी आपको कि अगर सजीव वस्तु को अगर बिल्कुल जीरो लेवल तक तोड़ते जाएं तो उनमें सबसे छोटी इकाई निकल के आती है, वो होती है एक कोशिका। कोशिका में माइक्रोकॉन्ट्रिया होता है, कोशिका के अंदर डीएनए, आरएनए, प्लाज्मोडियम, ये सब कुछ होता है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। बस मैं बेसिक चीज़ समझाने वाला हूँ कि बीमारी कैसे होने वाली है। अगर कोशिकाएं खराब हो जाती हैं किसी भी शरीर के अंदर तो आपके अंदर बीमारी हो जाती है। अब ये कैसे अफेक्ट करेंगी, ये सारी ऑटोमेटिक रिलेट होती चलेंगी। दूसरा शब्द आता है, मेरे हिसाब से कोशिका समझ में आ गया होगा, ह्यूमन बॉडी का जो सबसे छोटी इकाई हो गई वो क्या हो गई, कोशिका हो गई। एक शब्द आ जाता है बैक्टीरिया। मैं आपको शायद अपने ज्योग्राफी वाले लेक्चर में आपको बताया था कि शुरुआत में तो पृथ्वी पे कोई जीवन नहीं था, जितनी भी थी वो गर्म था। उसके बाद में धीरे धीरे जमीन के अंदर यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव बनने लगे थे, एक कोशिकीय जीव यानी बैक्टीरिया बनने लगे।
तो बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जिसमें एक कोशिका होती है, सिर्फ सिंगल कोशिका। हमारे अंदर कितनी होती है, खरबों की संख्या में, 10 खरब से ज़्यादा, 10 ट्रिलियन से ज़्यादा। लेकिन कुछ एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होती है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं नॉर्मली, ओके। और एक शब्द आता है वायरस। अब वायरस क्या होता है, वायरस में क्या है कि सेल जो होता है, कोशिका जो होती है वो पूर्ण नहीं होती है, अकोशिकीय जीव होते हैं वायरस। तो अकोशिकीय यानी उसमें तो जीवन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो वायरस होते हैं उनमें कोशिका का छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा, पूरी कोशिका नहीं है। पूरी कोशिका नहीं है तो जीवन नहीं है उसमें। तो वो बाहर जब तक रहते हैं एनवायरनमेंट में, तब तक वो जीवन नहीं जीते। लेकिन जैसे ही वो किसी मनुष्य के शरीर में या किसी भी प्राणी के शरीर में जाते हैं तो वो म्यूटेशन करना शुरू कर देते हैं, वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, या दूसरी कोशिकाओं को मारना शुरू कर देते हैं। तो वो वायरस शरीर के अंदर फैलता जाता है और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जब वायरस शरीर के अंदर जाता है तब वो कोशिकाओं को खत्म करने लग जाता है और अपने आप को बढ़ाने लग जाता है, यानी अपने आप को जीव बनाने लग जाता है वो वायरस। तो ये होता है वायरस एंड ये होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। शब्द से समझ में आ रहा होगा कि जीव का अणु है, जिसके अंदर लाइफ है, वो जीव का अणु क्या हो गया, बैक्टीरिया। यानी इसमें क्या है, एक कोशिकीय है। और वायरस क्या है, विषाणु। कि ये जो है विषाणु विष का अणु है, यानी जहर का अणु है। ये मनुष्य या बोल सकते हो जीवन और अजीवन, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की इकाई क्या हो गई, वायरस। तो मेरे हिसाब से वायरस भी समझ में आया, बैक्टीरिया भी समझ में आया और सेल भी समझ में आया। सेल तो क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है मनुष्य की, मनुष्य ही नहीं किसी भी सजीव चीज की। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। हम कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, जिसमें अरबों की संख्या या खरबों की संख्या में कोशिकाएं। और वायरस जो होता है वो अकोशिकीय जीव होता है, जिसमें कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। अगर वो बाहर एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तो वो क्या रहेंगे, मृत समान रहेंगे। जैसे ही वो किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो अपना वो सही रूप होता है उसे दिखाना शुरू करते हैं और मनुष्य की कोशिकाओं को खत्म करने लगते हैं और अपने आप को बढ़ाने लगते हैं। 3 शब्द समझ में आए। पैरासिटिक जीवाणु। पैरासिटिक जीवाणु को आप बोल सकते हो प्रोटोजोआ वगैरह भी बोल सकते हो। ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पैरासिटिक जीवाणु यानी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले ये अब बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो छोटे लेवल के जो होते हैं बैक्टीरिया किसी दूसरे शरीर में एंटर करके उनसे ही भोजन लेते हैं, वो होता है। एक शब्द आता है नेचुरल होस्ट। नेचुरल होस्ट का मतलब ये है कि जैसे कोई वायरस है, एड्स का वायरस है, वो एड्स का वायरस इन्वायरमेंट में तो मृत के समान रहता है, लेकिन जैसे किसी एक पर्टिकुलर जानवर उसके लिए बहुत फेवरेबल होता है और उस जानवर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है वो। जैसे कि गोरिल्ला के अंदर एड्स का वायरस पाया जाता है, तो जो एड्स का वायरस है उसका नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास कौन हो गया, गोरिल्ला। ऐसे ही हम जो इस वायरस की बात करने वाले निपा वायरस, निपा वायरस का नेचुरल होस्ट होता है चमगादड़। फ्रूट चमगादड़ होती हैं, यानी जो फलों को खाने वाली चमगादड़ होती हैं। तो निपा वायरस का नेचुरल होस्ट कौन हो गया, ये हो गया अपना चमगादड़। ऐसे ही अपना मच्छर होते हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। प्लेग का जो वायरस है उसका जो नेचुरल होस्ट होता है वो चूहा होता है। तो उस चूहे को नुकसान नहीं पहुंचेगा कुछ भी, उस गोरिल्ला को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उस बैट यानी चमगादड़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो वायरस वहां से निकल के अगर किसी मनुष्य या किसी दूसरे जानवर के अंदर जाता है तो उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज समझ में आई। और लास्ट में आता है जोनेटिक। जोनेटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो जानवरों से निकल के मनुष्यों की ओर फैलती हैं। तो ये 7 शब्द समझ में आए होंगे। अब मैं निपा वायरस की हिस्ट्री से शुरू करता हूँ। वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है, याद रखना। वायरस है यानी इसमें जीवन नहीं है। अगर बाहर रहेगा तो इसमें कोई भी, ये मृत के समान रहेगा। जैसे ही किसी शरीर के अंदर आएगा तो ये अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देगा और बाकी कोशिकाओं को खत्म करना शुरू कर देगा। और कोशिकाओं का खत्म होना यानी बीमार हो जाना। ऐसे बैक्टीरिया भी शरीर के अंदर जाके कोशिकाओं को खत्म कर सकते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया यानी प्रोटोजोआ भी अंदर के अंदर जाके के कोशिकाओं को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इन सबसे अलग अलग बीमारियां होती हैं, लेकिन आज वायरस की बात चल रही है, उसमें भी निपा वायरस की। तो मैं उस निपा वायरस को समझा रहा हूं। निपा वायरस की हिस्ट्री समझते हैं। बात है 1998 की, 1998 में। निपा वायरस का नेचुरल होस्ट क्या बता दिया मैंने, चमगादड़। क्या बता दिया, चमगादड़। अब चमगादड़ के अंदर जब तक वो वायरस है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चमगादड़ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। चमगादड़ से निकल के वो वायरस पहुंचता है 1998 में मलेशिया नाम के देश में, एक सुअर के अंदर पहुंच जाता है। सुअर के अंदर पहुंच जाता है। मलेशिया जो देश है अपना साउथ ईस्ट में, मलेशिया में, वहां पे सुअर की फार्मिंग थी, वहां पे
चमगादड़ जो है वो फलों को खाती थी और वो फल अगर नीचे गिर जाते थे तो उनको अगर सुअर खा लेते थे तो सुअरों के अंदर वो निपा वायरस पहुंचता था। तो इसकी हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है 1998 में मलेशिया, चमगादड़ से सुअर और सुअर से कौन के पास में पहुंचा, मनुष्य के पास में। ये 1998 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर इंडिया की साइड की बात की जाए तो 2001 में बांग्लादेश में पहुंचा था, यानी दक्षिण एशिया में अगर पहुंचा है 2001 में बांग्लादेश में केस देखे गए। उसी समय 2001 में पश्चिम बंगाल में कुछ केस देखे गए और 2007 में भी पश्चिम बंगाल में केस देखे गए। अब बात इस समय क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये, क्योंकि 2018 में केरल में कुछ एक लोगों को ऐसी शिकायत आई मस्तिष्क ज्वर की। मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार, बुखार तो है लेकिन माइंड का बुखार है। और उनमें से ज़्यादातर लोग नहीं 70% लोगों की डेथ हो गई। तो अचानक से ये वायरस दोबारा से सुर्खियों में आ गया। बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर 70% लोग मर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो 2018 में इसके केस देखे गए केरल में। कारण क्या रहा, चमगादड़ में वो निपा वायरस रहता है। वो निपा वायरस ने खजूर को खाया, खजूर को खाने के बाद में उस खजूर को मनुष्यों ने अगर खा लिया तो निपा वायरस फैलने लग गया, ठीक है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण क्या है, मस्तिष्क ज्वर मैं बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ये है मस्तिष्क ज्वर। शुरुआत में 3 या 4 दिन बाद आपको बुखार आने लग जाएगा। बुखार 5 या 6 दिन के बाद में माइंड में चढ़ने लग जाएगा और बहुत भयंकर बुखार हो जाएगा, माइंड का फीवर। और माइंड के फीवर को बोला एनसेफेलाइटिस, और माइंड के फीवर को बोला जाता है इंग्लिश में एनसेफेलाइटिस, इस तरीके से कुछ इंग्लिश वर्ड होता है, ठीक है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तेज बुखार होता है, दिमाग में जलन होने लगती है और 70% लोगों की इसमें डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसका बचाव क्या है, इसमें कोई भी दवाई नहीं है। देखो वायरस जो होते हैं ना, वायरस मैंने बताया इसमें सेल नहीं होता, कोशिका नहीं होता, तो इनकी अभी तक परमानेंट दवाई नहीं बनी है। जैसे कि एड्स जो है, एड्स एक बीमारी है जो HIV वायरस से होती है, ठीक है। इसकी अभी कोई परमानेंट दवाई नहीं बनी है, ठीक है। वायरसों की परमानेंट दवाई नहीं बनी है, जबकि बैक्टीरिया वाली जो बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक दवाई बन जाती है। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि जिस भी बैक्टीरिया से उस बीमारी का जन्म हुआ है उसी बैक्टीरिया को पकड़ो और उसके अपोजिट निकालो, यानी लोहे को काटने के लिए लोहे का उपयोग करना है। उसमें जिस बैक्टीरिया के कारण बीमारी हुई है उस बैक्टीरिया को पकड़ो और उसमें से एंटीबायोटिक निकालो और मनुष्य के अंदर डाल दो। तो जो अंदर बैक्टीरिया फैल रहा है वो एंटीबायोटिक जाके अंदर एक्शन करेगा और उस बैक्टीरिया फैलने को रोक लेता है। लेकिन वायरस के अंदर तो एंटीबायोटिक हो नहीं सकता, ठीक है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट बचाव ये है कि सावधानी रखो, बस सीधा इंपॉर्टेंट है, सावधानी रखो। अगर जल्दी पता चल जाता है तो बचाव भी जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका बचाव रखो। ऐसी कोई खास दवाई नहीं बनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सावधानी रखो, मास्क यूज करो। ये अभी तक तो इसी का सर्टिफाइड नहीं हुआ है कि ये हवा में भी फैल सकता है, ये वायरस अभी तक इसका सर्टिफाइड नहीं हुआ है। अभी तक लग रहा है कि ये वायरस जो है वो चमगादड़ के किसी के झूठे खाने से या चमगादड़ के चमगादड़ काटती तो है नहीं मनुष्यों को, ठीक है। तो ऐसा कुछ चमगादड़ का कुछ भी झूठा हो जो खा लेंगे उससे ही फैलेगा। अभी ये हवा के थ्रू पहुंचने के चांस इसके कम है। हो सकता है आगे आने वाले समय पे ये वायरस अपने आप को उतना शक्तिशाली बना ले, उतना इम्यून सिस्टम मजबूत कर ले कि हवा में भी ट्रांसफ़र हो जाए। क्योंकि ऐसा केस देखा गया, केरल में एक नर्स की मृत्यु हो गई थी उन मरीजों के संपर्क में रहने पे। तो इसका मतलब ये है कि ये बाई एयर भी ट्रेवल करने लग सकता है, और जब ये बाई एयर ट्रेवल करने लग जाएगा ना ये वायरस, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। जैसे स्वाइन फ्लू होता है वो हवा के थ्रू फैल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए बचाव क्या होता है, मास्क लगाना। अगर कोई मरीज है तो उससे बचने के लिए आप सामने मास्क लगा लीजिए, ओके। मास्क लगाना, झूठे खजूर से खाने से बचो, और सुअर वगैरह या जो भी जानवर होते हैं जिनको ये वायरस फैल चुका है उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई थिंक आपको निपा वायरस समझ में आ गया होगा। ये वायरस है, वायरस यानी विषाणु, विष का अणु है, बैक्टीरिया नहीं है। वायरसों से बहुत सारे अलग अलग वायरस हैं जिनसे बीमारी होती है, जैसे कि एड्स का वायरस है HIV, जो गोरिल्ला के अंदर नेचुरल हैबिटेट रखता है, गोरिल्ला के अंदर नेचुरल हैबिटेट रखता है। ऐसे ही अपना निपा वायरस है जिसे NIV भी बोल सकते हैं, निपा एंड वायरस इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, चमगादड़ के अंदर रहता है। तो इसका जो मुख्य बचाव है वो सावधानी ही है, जितना रह सकें सावधान वही है। अपने नॉर्थ इंडिया में इसके केस नहीं देखे गए हैं ज़्यादा। इसके शुरुआती केस जो है पश्चिम बंगाल में देखे गए, उसके बाद डायरेक्टली केरल में देखे गए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है इसका, बाकी सावधानी इसका इलाज है, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा निपा वायरस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है,
इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद।